हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप लोग। तो आज के चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो आपका हाई रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट आप बोल सकते हो, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, और ये एक्यूज स्टेट में होगा। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एट एक्यूज स्टेट। मतलब ये थोड़ा सा एग्जांपल आप देख लो। अगर मैं जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है। तो जैसे कि आपको पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो जिंक कहाँ पे है और ये हाइड्रोजन कहाँ पे है। ठीक है, जिंक हाइड्रोजन से काफी ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ जिंक और हाइड्रोजन गैस में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जिंक होता है। तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले जाएगा। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे जिंक आ गया और हमको मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अगर जिंक का रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता हूँ तो वैसा रिएक्शन वैसे ही होगा। ये जिंक क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और हमको मिलेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर मैं आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करूंगा तो क्या होगा, देखो आयरन और कॉपर दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। तो ऊपर कौन है, आयरन है, और नीचे कौन है, कॉपर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहा, आयरन रहा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कॉपर की तुलना में। तो ये आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और आपको मिलेगा आयरन सल्फेट और कॉपर। अगर आप कॉपर का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ करोगे तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है और आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन देख लो। अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करते हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ तो इससे क्या होगा, इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन का पोजीशन आप यहाँ पे देख लो। ये रहा आपका एल्यूमिनियम और ये रहा आपका आयरन। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया एल्यूमिनियम, और आयरन है नीचे। तो आयरन क्या होगा, आयरन है आपका थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए जो एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन या फिर थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यही रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, two different ionic compounds exchange their ions to form a new compound। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने लिया है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम मेटल होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्योंकि नॉन मेटल है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन क्योंकि वो मेटल है, और सल्फेट के ऊपर नेगेटिव साइन। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे, अपनी प्लेस को चेंज करेंगे। ये बेरियम आएगा इधर, ये सोडियम जाएगा उधर, तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या फिर ऐसा भी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर होगा तो ये सिल्वर पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा और आपको मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन भी आप कर सकते हो,
ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा और ये पॉजिटिव इधर, तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको क्या मिलेगा, आपको रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा। aqueous solution of two compounds react to form an insoluble compound। मतलब हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिए और सोडियम सल्फेट लिए, ये भी aqueous स्टेट में था और ये भी aqueous स्टेट में था। तो जब दोनों रिएक्ट किए तो हमको मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिला। ये जो बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, इसीलिए ये नीचे बैठ गया, हमको रेसिड्यू के फॉर्म में मिला। ठीक है, और एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वियस स्टेट में होगा, एक्वियस में मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, अगर हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, कोई पाइप लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल देंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और एक पाइप के जरिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉल्युबल नहीं होगा और ये व्हाइट कलर का कुछ प्रेसिपिटेट बनाएगा, कुछ रेसिड्यू बनाएगा। अगर इसी सॉल्यूशन में हम और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल है, जो कि वाटर सॉल्युबल है। और थोड़ी देर फूंकने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करने के बाद, जो हमको ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो पानी में बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा और हमको कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के साथ अगर बेस रिएक्शन करता है तो उसी को ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम वीडियो को आगे जारी करते हुए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।